बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, या फिर अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ही सिर्फ ब्लॉक कर दे तो ये एक्शन ग्लोबल मार्केट को चंद ही घंटों में हिला कर रख सकता है। वहाँ तक कोई आम बॉम्ब नहीं जा सकता, सिर्फ अमेरिका के पास एक ऐसा बंकर बस्टर बॉम्ब है जो वहाँ तक जा सकता है कि ईरान ने यूएस की इन स्ट्राइक्स के जवाब में कतर में मौजूद यूएस की मिलिट्री बेसिस पर कई मिसाइल दाग दिए हैं और कहा जाता है कि ये मिडल ईस्ट में यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस ने ये कंफर्म किया है कि ईरान के इन लगातार हमलों की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर एवोकेट कर चुके हैं और 32,000 से ज्यादा लोगों ने ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स बढ़ रही थी और हर दिन कुछ न कुछ नई खबरें भी सामने आ रही थी। कभी ड्रोन अटैक, कभी मिसाइल वार्निंग और कभी कोई लंबी स्टेटमेंट। इसी कशमकश के बीच अमेरिका, जो पहले तक साइड पे था, अब खुद ईरान के खिलाफ मैदान में उतर आया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिक्लेयर किया है कि यूएस ने ईरान की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतंज और इस्फहान पर सक्सेसफुल स्ट्राइक्स की हैं। फोर्डो, नातांज एंड इस्फहान, एवरीबॉडी, और ये जगह अब कम्प्लीटली ओब्लिरेटेड यानी कि तबाह हो चुकी हैं। Extremely severe damage and destruction. फोर्डो वाली साइट खास तौर पर इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वो एक पहाड़ी के अंदर छुपाई हुई है। वहाँ तक कोई आम बॉम्ब नहीं जा सकता, सिर्फ अमेरिका के पास एक ऐसा बंकर बस्टर बॉम्ब है जो वहाँ तक जा सकता है। इस मिशन में यूएस ने GBU-57 MOP बॉम्ब का यूज किया है और ये 30,000 पाउंड का होता है, जो कि 60 फीट तक कंक्रीट या 200 फीट तक जमीन के नीचे जाकर फट सकता है। और ये बॉम्ब सिर्फ फोर्डो जैसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि फोर्डो साइट को कम्प्लीटली तबाह कर दिया या नहीं। ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने इन फैसिलिटीज को पहले से ही एवोकेट कर दिया था, यानी न्यूक्लियर मटेरियल को वहां से हटा लिया गया था और इन अटैक्स का उनके प्रोग्राम पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। ईरानियन मीडिया के मुताबिक वहां किसी की जान भी नहीं गई है, लेकिन ट्रंप ने जोरदार दावे के साथ कह दिया कि उनका मिशन पूरा हो चुका है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये अटैक बर्बरिक और इंटरनेशनल लॉ का खुला तजल्जुल था। उनका कहना है कि इसका जवाब दिया जाएगा और ये जवाब एवरलास्टिंग और कॉन्सिक्वेंस के साथ होगा। Responsible for the dangerous consequences act of aggression. BBC की सिक्योरिटी कोरेस्पोंडेंट के मुताबिक अब ईरान के पास 3 रास्ते हैं। या तो वो कुछ न करे जिससे और अटैक बच सके, लेकिन इससे उनकी कमजोरी साबित होगी। दूसरा, या फिर फौरन जवाब दें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक के जरिए यूएस बेसिस, नेवी शिप्स या इसराइल को निशाना बना सकते हैं। या तीसरा रास्ता, अभी चुप रहें और जब वक्त सही हो तो अचानक जवाब दें जब यूएस फोर्सेज अलर्ट ना हो। लेकिन ट्रंप ने अभी अपने एड्रेस में ईरान को वार्न भी कर दिया है कि अगर उन्होंने रिटेलिएट किया तो अगली स्ट्राइक्स और ज्यादा इंटेंस होंगी। उनका कहना था कि रिमेंबर देयर आर मैनी टारगेट्स लेफ्ट। वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी उनके साथ थे। सब ने इस ऑपरेशन को सही करार दिया। अमेरिका के अंदर भी लोग डिवाइडेड हैं। ट्रंप के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये सही था, लेकिन ओपोजिशन जैसे बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस की परमिशन के वॉर शुरू नहीं कर सकता। US Congress, the president does not have the right. इस वक्त यूएस के मिडल ईस्ट में 8 कंट्रीज में परमानेंट मिलिट्री बेसिस हैं, जैसे बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, UAE और सऊदी अरेबिया सबसे ऑब्वियस निशाना हो सकता है। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, या फिर अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ही सिर्फ ब्लॉक कर दे जहां से दुनिया का 30% ऑयल गुजरता है, तो ये एक्शन ग्लोबल मार्केट को चंद ही घंटों में हिला कर रख सकता है। अच्छा, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो एक न्यूज ये भी आई है कि ईरानियन पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करने के हक में राय दी है। यानी लॉ मेकर्स ने फैसला किया है कि अगर यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एग्रेशन दिखाई तो ईरान के पास ये पूरा हक है कि वो इसके जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद कर दे, जिससे यूएस को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ईरान ने कुछ तो करना था, जाहिर सी बात है। इसके अलावा ये भी रिसेंटली रिपोर्ट देखने को मिली है कि ईरान ने यूएस की इन स्ट्राइक्स के जवाब में कतर में मौजूद यूएस की मिलिट्री बेसिस पर कई मिसाइल दाग दिए हैं और कहा जाता है कि ये मिडल ईस्ट में यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ईरान इन सब में से किसी न किसी चीज को टारगेट करेगा और ऐसा ही हुआ। वैसे सोचने वाली बात यह है कि ये अटैक उस वक्त हुआ है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी। ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले ही बोला था कि वो ईरान को 2 हफ्ते दे रहा है टॉक्स के लिए, लेकिन उससे पहले ही अटैक कर दिया। आखिर क्यों?
they have to make a deal. अब सब की नजर ईरान पर है, वो क्या करता है, कैसे करता है और कब करता है। अब हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि यूएस के इस अटैक के बाद बाकी अदर कंट्रीज ने क्या रिएक्शन दिया है, क्या स्टेटमेंट्स आई हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन यूएन चीफ ने इस सिचुएशन को बहुत सीरियस लिया है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि मुझे इस बात की गहरी फिक्र है कि अमेरिका ने फोर्स यूज क्यों की है। ये एक्शन एक ऑलरेडी टेंस रीजन को और ज्यादा डेंजर में डाल सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर न चला जाए, जिसका नुकसान सिर्फ अमेरिका या ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हो सकता है। I made a direct appeal. Give peace a chance. न्यूजीलैंड ने ज्यादा काम और न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया है कि जो कुछ पिछले 24 घंटों में हुआ है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। हम डिप्लोमेसी को सपोर्ट करते हैं और वॉर से कुछ भी नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि ट्रंप के इस डिसीजन के बाद रीजन अब काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एस्केलेशन मत करो, डायलॉग और डिप्लोमेसी ही इसका सोल्यूशन है। मैक्सिको का रुख सिंपल और क्लियर था। हम दोनों साइड से कहते हैं कि बात करो। मिडिल ईस्ट में जितनी भी टेंशंस है उसका हल सिर्फ डिप्लोमेटिक टॉक्स में है। वेनेजुएला ने अमेरिका के एक्शन को सीधा कंडेम किया है और कहा है कि हम डिमांड करते हैं कि यूएस अपने मिलिट्री एक्शन को फौरन रोक ले। कल को ये पूरी ह्यूमैनिटी को खतरनाक हालात में डाल सकता है। Pueblos árabes y los pueblos del mundo. क्यूबा के प्रेसिडेंट ने भी कॉन्डेमेशन में कोई लफ्ज नहीं छोड़ा। कहा है कि इस तरह तो ये एग्रेशन इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर के खिलाफ है। ये दुनिया को खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। काफी हद तक इन सब की स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। अब जब इतने मुल्कों ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है, एक बात तो साफ है, दुनिया इस सिचुएशन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रही। डोनाल्ड ट्रंप जो जनवरी में अपने आने पर वादा करके आया था कि वो पीस मेकर बनेगा, अब एक मोड़ पर ऐसे खड़ा है जहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता। Didn't expect that reaction, but that's जो रीजन पहले से ही टेंशन में भरा हुआ था, वहाँ अब इस बार अमेरिका स्पेक्टेटर नहीं बल्कि खुद एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया है। उनको पूरी उम्मीद थी कि इस स्ट्राइक्स के बाद ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस पर रोक लग जाएगी और रीजन में एक परमानेंट पीस का रास्ता खुलेगा। लेकिन ईरान ने कहा है कि उनकी साइड्स को सिर्फ हल्का सा नुकसान हुआ है, जो उनकी सिक्योरिटी की मजबूती को क्लियरली दिखाता है। अब वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। भले ही ट्रंप ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अमेरिका की ईरान में मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट सबसे बुरी सिचुएशन हो सकती है, ना सिर्फ यूएस के लिए बल्कि पूरे रीजन और दुनिया के लिए। इस वीक के स्टार्ट में ही ट्रंप ने ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड की थी, जिसकी वजह से अब उनके लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल हो गया था। यही तो होता है जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, दोनों साइड्स अपनी नुक्ताचीनी में इतनी घुस जाती हैं कि सिचुएशन अपने कंट्रोल से काफी बाहर हो जाती है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं वो काफी सिग्निफिकेंट है। मैं आपको सारी लेटेस्ट न्यूज फर्स्टली बता देता हूँ। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें कहा गया है कि ईरान के मिसाइल्स और हमास के मिसाइल्स में बहुत फर्क है। इजराइल का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हमास के रॉकेट्स को बड़ी ही आसानी से इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन ईरान के मिसाइल्स जो कई हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज रखते हैं उनको इंटरसेप्ट करना अब काफी मुश्किल हो गया है। ईरान के मिसाइल्स काफी बड़ा डैमेज कर रहे हैं, कई बड़ी बिल्डिंग्स को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल में एटलीस्ट 20 लोग जख्मी हुए हैं ईरान के लेटेस्ट मिसाइल बैरिज की वजह से, जिसे अरुद शेवा न्यूज आउटलेट ने रिपोर्ट किया है। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस ने यह कंफर्म किया है कि ईरान के इन लगातार हमलों की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर एवोकेट कर चुके हैं और 32,000 से ज्यादा लोगों ने गवर्नमेंट से अपने घर या प्रॉपर्टी का नुकसान कॉम्पेंसेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने यूएस की मिलिट्री एक्शन को सपोर्ट करते हुए कहा है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। स्टारमर ने यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो किया जाए। To stabilize the situation, to de-escalate the situation. स्टेफन जून्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी अपना व्यू दिया है कि ईरान का रिस्पॉन्स किस तरह हो सकता है। ईरान डायरेक्टली यूएस फोर्सेस को अटैक कर सकता है। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स की रेंज 40,000 अमेरिकन सोल्जर्स को टारगेट करने के लिए काफी है। पर्शियन गुल्फ में यूएस फ्लीट को भी अटैक किया जा सकता है, जो ग्लोबल शिपिंग और ऑयल प्राइसेस को काफी इम्पैक्ट कर सकता है और दुनिया की इकोनॉमी को भी। इसके बाद ईरान के पास प्रॉक्सी मिलिटेंट्स हैं जो इराक में अमेरिकन बेसिस को भी टारगेट कर सकते हैं, एंड आई थिंक सो कि ईरान इन सब में कुछ तो टारगेट जरूर करेगा। इसके अलावा ट्रंप ने अपनी नेशनल स्पीच में ये कंफर्म कर दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को टोटली तबाह कर दिया है और इस अटैक को स्पेक्टेकुलर मिलिट्री सक्सेस का नाम दिया है। सब्सक्राइब फॉर रियल अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ब्रेकडाउन्स।